और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर व्यक्ति से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक देखने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत की गौरव और खेलकूद चैंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी मणिका बत्रा ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर आने का अपना अनुभव साझा किया है। Hello everyone, so I am here at the National War Memorial. Personally, I feel that it's really peaceful and I love to come here every time. Post independence जो martyrs थे उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं and dedicate किया गया है। So ma'am, as on date we have names of 26,368 names of martyrs inscribed on these honor walls. Wow. Indian Army, ma'am, is a big family. We have so many battalions. Yes. And the name of the martyrs over here, they are being inscribed, keeping in mind the seniority of the battalion. Every regiment, every battalion in Indian Army has been accorded seniority. Okay. So you have chosen. लोकसभा और राज्यसभा में आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। बुधवार को देर रात तक चर्चा चली। उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते चर्चा पूरी करा ली जाएगी। कोरोना काल में बजट सत्र में राज्यसभा का संचालन सुबह 10 बजे से 3 बजे तक, जबकि लोकसभा का संचालन शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक किया जा रहा है। तो संसद में केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में शैक्षणिक संस्थान फिर से खोलने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कहा कि वे अपने स्तर पर निर्णय करें कि लॉकडाउन के बाद स्कूल आने के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों से सहमति लेने की आवश्यकता है या नहीं। मंत्रालय ने कहा कि स्कूल परिसर में सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करते हुए कोविड मानकों का पालन किया जाना चाहिए। इधर झारखंड में सरकारी और निजी विद्यालयों में 4 फरवरी से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश के अनुसार राज्य के कुल 24 में से 17 जिलों में कक्षा 1 से और 7 जिलों में कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू की जाएंगी। कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे 22 महीने बाद स्कूल जाएंगे। वहीं कक्षा 9 से ऊपर के विद्यार्थी 1 महीने बाद क्लास करेंगे। विद्यालयों का संचालन पूर्व की भांति सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना भी शुरू की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि ऑफलाइन कक्षा के साथ पूर्व की भांति ऑनलाइन कक्षा भी संचालित होगी। वहीं बच्चों के स्कूल आने के लिए अभिभावक का सहमति पत्र अनिवार्य होगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,72,433 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 2,59,100 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 601 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई, जबकि 1,189 लोग स्वस्थ हुए। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,781 रह गई है। हालांकि इस दौरान 3 संक्रमितों की मौत भी हुई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 1,67,87,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। 1,80,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 48 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। 15 से 17 वर्ष के किशोर किशोरियों का टीकाकरण तेजी से किया जा रहा है। 3 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान को 1 माह हो गया है। अब तक तकरीबन 71% किशोर किशोरियों को कोरोना के टीके लग चुके हैं।
केंद्र सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में 12.32% की वृद्धि की है। चालू वित्तीय वर्ष में मंत्रालय का बजट करीब 7,424 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर लगभग 8,451 करोड़ किया गया है। बजट में जनजातीय विकास के लिए 58,399 करोड़ रुपए व्यय की मंजूरी दी गई है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। श्री मुंडा ने कहा कि भारत के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक खाका पेश किया गया है। लंबे अंतराल के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन दुमका हवाई अड्डा स्थित अपने फार्म हाउस पहुंचे। मौके पर उन्होंने फार्म हाउस में लगी फसलों को देखा और आम लोगों से बातचीत की। इस दौरान श्री सोरेन ने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए शराब मुक्ति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज में शिक्षा की बदौलत सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में केंद्र सरकार से कोई भी आदिवासी लीडर्स नहीं होता, जमीन होता है जो कि जमीन से उगते हैं, जंगल झाड़ काट रहते हैं, जगह जगह जमींदार से फिर भागते हैं, फिर जगह। रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में केंद्र सरकार से राज्य में नए रेलवे जोन का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 25,000 करोड़ राजस्व देने वाले झारखंड में अब तक रेलवे का क्षेत्रीय कार्यालय या मुख्यालय नहीं है। श्री सेठ ने कहा कि झारखंड में दक्षिण पूर्व पश्चिमी रेलवे के नाम से क्षेत्रीय मुख्यालय का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि 255 छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों के माध्यम से रेलवे को झारखंड से सालाना 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व प्राप्ति होती है। यह देश के कुल राजस्व में राज्य के बड़ा योगदान है। यहाँ क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं होने के कारण जनहित के कई कार्य प्रभावित होते हैं। पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने सभी जिलों की विधि व्यवस्था की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने जिलों के एसएसपी, एसपी रेंज, डीआईजी और प्रक्षेत्र के आईजी समेत सीआईडी अफसरों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सभी एसपी को निर्देश दिया कि हत्या, डकैती, लूट, फिरौती, अपहरण, संगठित अपराध, कोयला, बालू, मादक पदार्थ और पत्थर के अवैध कारोबार पर लगाम लगाएं। पेशा अधिनियम के प्रावधानों को धरातल पर उतारने के लिए नई नियमावली के निर्माण और पूर्व की नियमावली में संशोधन की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी के नेतृत्व में कल एक बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि सरकार द्वारा पेशा अधिनियम के प्रावधानों को धरातल पर लाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा नई नियमावली का निर्माण एवं पूर्व की नियमावली में संशोधन की तैयारी की जा रही है। राजस्थान में बन रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर आज से झारखंड के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज देर रात कई स्थानों पर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार कल पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से यानी संथाल परगना के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने सोनुआ थाना के क्षेत्र के पोड़ाहाट जंगल से पीएलएफआई के एक कुख्यात उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी डेवरा बर्जो गुजड़ी थाना क्षेत्र का निवासी है, जो पिछले दिनों मुठभेड़ में मारे गए पीएलएफआई के कमांडर मंगरा लुगुन का साथी बताया जा रहा है। पोड़ाहाट चक्रधरपुर के एसडीपीओ कपिल चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी से पूछताछ की जा रही है। खूंटी जिला अंतर्गत तोड़ांगकेल गांव में एक आम बगीचे में वृक्षों की कटाई का स्थानीय ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया है। खूंटी के तोड़ांगकेल गांव में 2-3 दिनों के भीतर आम के 6 विशाल वृक्ष काट डाले गए, जिसका असर ये हुआ कि स्थानीय ग्रामीण इसके खिलाफ मुखर हो उठे हैं। उन्होंने इस आम बगीचा को स्थानीय ग्रामीणों का सामूहिक धरोहर बताते हुए वृक्ष की कटाई पर रोक लगाने की मांग की है। दलाल लोग जमीन लूट रहा है, इसीलिए पेड़ को काट रहा है। वहाँ पे घर सब बनाएंगे बोल रहा है। बनाया गया, घर भी बनाया गया।
और वहाँ पर भी मुंड जानकारी के मुताबिक आम बगीचा वाले स्थल पर रैयत द्वारा निर्माण किया जाना है, इसलिए वन विभाग से अनुमति लेकर 6 आम वृक्ष काटे गए। हमारे पूर्वजों का है, ओके, और हमने उसका लगान भी देते आए हैं, अभी तक हम दे रहे हैं, अभी भी हम लगान दे रहे हैं उसके, और वो हमारा ही हुआ। जो पेड़ कट रहा था वो प्रशासन के अनुमति के साथ हमने वन विभाग से अनुमति। इस इलाके में वृक्ष की कटाई का विरोध इस हद तक जा पहुंचा है कि रैली की शक्ल में गांव की महिला और पुरुष उपायुक्त कार्यालय घेराव करने के लिए लाठी डंडे और बैनर पट्टा लिए निकल पड़े। बाद में पुलिस प्रशासन ने हुटुबदाग के पास बैरिकेडिंग लगाकर उनका मार्ग अवरुद्ध किया और संयुक्त ग्राम सभा की बैठक में आने का आश्वासन दिया। हम लोग जिला प्रशासन को पूरा सूचना दिए थे कि कुछ दलाल लोग से या जमीन माफिया लोग से ये बेचा जा रहा है, तो उसमें से कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। बीरबलता थाना वन प्रमंडल से उसको आदेश मिल गया है कि काट दिया पेड़, काटा गया 6 पेड़, उसको वजह से हम लोग जैसे विरोध किए। इधर एसडीओ सैयद रियाज अहमद ने बताया कि फिलहाल निर्माण कार्य और वृक्ष कटाई पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है ताकि जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति शांतिपूर्ण और सामान्य बनी रहे। खूंटी के डोगांकेल गांव में वृक्षों की कटाई का मामला पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा है, लिहाजा सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। विकास के साथ वन पर्यावरण की सुरक्षा भी लाजमी है, तभी धरती की हरियाली है और तभी धरती पर जीवन है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। जमशेदपुर में योगा दादी के नाम से विख्यात 77 वर्षीय जयश्री चक्रवर्ती को टाटा अर्बन सर्विस ने योगा क्वीन के खिताब से नवाजा है। जमशेदपुर में योगा दादी के नाम से विख्यात 70 वर्षीय जयश्री चक्रवर्ती किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वे उम्र के इस पड़ाव में भी योग के विभिन्न आसन बखूबी कर लेती हैं। जहां भी जाती हैं, वहां से अवार्ड लेकर ही लौटती हैं। टाटा अर्बन सर्विस ने भी उन्हें हाल में योगा क्वीन के खिताब से नवाजा है। अभी जमशेदपुर, कलकत्ता, ये रांची, फिर विजयवाड़ा, कर्नाटक, वहाँ पर मैं नेशनल किया हूँ। उसमें हम गोल्ड मेडल फर्स्ट आए थे, गोल्ड मेडल मिला है। जयश्री चक्रवर्ती बताती हैं कि उनकी पोती जब योगा सीखने जाती थी तभी उसी समय से उन्हें खुद भी योगा करने की प्रेरणा मिली। अब उनकी इच्छा है कि वे एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी योगा करके दिखाएं। प्रेरणा आया कि हम उठे स्टेज पे, तो हम तभी से नरेंद्र मोदी जी इतना सबको बढ़ावा दिए हैं, उससे मेरा भी बहुत उत्साहित हो गया। जयश्री चक्रवर्ती के पति संतोष चक्रवर्ती भी 78 साल के हो चुके हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं। हर दिन 2 किलोमीटर पैदल भी चलते हैं। वे अपने अच्छे स्वास्थ्य का राज योग को ही बताते हैं और योग को नया मुकाम दिलाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की सराहना करते हैं। अच्छा है और ये उनको प्रेरित करता है, तो मैं बहुत खुश हूँ। इसके साथ साथ मैं एक सज्जन से मैं बहुत प्रेरित हुआ, जो बहुत बड़े सज्जन हैं, उनको सभी कोई जानते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। उन्होंने योगा को बहुत प्रोत्साहन दिया। आज जो घर घर में योगा दिखाई दे रहा है, हर एज के आदमी योगा कर रहा है, इसके लिए उनकी वरदान सबसे ज्यादा है, इसलिए मैं उनकी आभारी हूँ। जमशेदपुर में योगा दादी के नाम से विख्यात 70 वर्षीय जयश्री चक्रवर्ती स्वस्थ रहने की प्राचीन भारतीय पद्धति को अपनाकर आज सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए साइमन कमीशन के बहिष्कार करने के निर्णय और स्वतंत्रता सेनानी भवानी भट्टाचार्य के बारे में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। साइमन कमीशन दरअसल भारतीय सांविधिक आयोग था, जिसका गठन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कामकाज पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। आयोग की इस यात्रा का उद्देश्य ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करना तथा इस तरह के और सुधारों का सुझाव देना था। जॉन साइमन और क्लेमेंट एटली की संयुक्त अध्यक्षता वाले इस आयोग में 7 सदस्य शामिल थे, जो सभी ब्रिटिश थे। आयोग में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए राष्ट्रीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने इसका कड़ा विरोध किया।
1927 में मद्रास में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। आयोग के भारत आगमन पर पूरे देश में हड़ताल की गई। आयोग के गठन की निंदा करने के लिए देश भर में बैठकें भी आयोजित की गयी। आयोग को हर शहर में विरोध का सामना करना पड़ा। मद्रास में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई और कई जगहों पर लाठीचार्ज किया गया। केंद्रीय विधानसभा ने बहुमत से निर्णय लिया कि उसका आयोग से कोई लेना देना नहीं होगा। पूरे देश में साइमन वापस जाओ के नारे गूंजने लगे। लखनऊ में गोविंद बल्लभ पंत पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हो गए और जीवन भर के लिए अपंग हो गए। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन ने लाहौर का दौरा किया, लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में लोगों का नेतृत्व किया। विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन प्रतिशोध की कार्रवाई में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करने का आदेश दिया। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने चिकित्सा सहायता पहुंचने से पहले ही वहां एकत्र लोगों को संबोधित किया और कहा कि उन पर किया गया ये क्रूर प्रहार ब्रिटिश भारत के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। दुर्भाग्य से लाला लाजपत राय का 17 नवंबर 1928 को निधन हो गया। साइमन कमीशन ने 2 खंडों में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव रखा, लेकिन केंद्र में संसदीय जिम्मेदारी का प्रस्ताव खारिज कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में साइमन कमीशन के विरोध को देखा और ये कहकर लोगों को शांत करने की कोशिश की कि भविष्य में इस तरह की किसी भी कवायद में भारतीयों की राय को ध्यान में रखा जाएगा। बाद में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। हम स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता भवानी भट्टाचार्य को भी याद करते हैं, जो 3 फरवरी 1935 को शहीद हो गए थे। भवानी भट्टाचार्य का जन्म 1914 में ढाका जिले के जोयदेवपुर गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वो बंगालियों के क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे और ढाका में श्री संघ क्रांतिकारी समूह में शामिल हो गए। 1934 में भवानी प्रसाद ने अपने साथियों रवि रंजन बनर्जी, मनोरंजन बनर्जी और उज्ज्वला मजूमदार के साथ 8 मई 1934 को दार्जिलिंग के लेबोंग रेसकोर्स में बंगाल के दमनकारी राज्यपाल जॉन एंडरसन की हत्या की योजना बनाई। भवानी राज्यपाल से मिलने गए और उन पर गोली चला दी, लेकिन गलती से गोली एक ब्रिटिश महिला को लगी। पुलिस की गोलीबारी में भवानी घायल हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। बाद में अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। भवानी प्रसाद को 3 फरवरी 1935 को राजशाही सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। हम इस महान शहीद को नमन करते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि कोयला खनन क्षेत्र में हादसे की जांच के लिए ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि घटना में हताहत होने वालों के परिजनों के विरुद्ध किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी। जमशेदपुर पुलिस की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में सघन जांच अभियान चलाकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। दिन में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया है, जहां पे हम लोग बाइक से निकले हैं ताकि वो बिल्कुल ऐसी। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत केबल वर्कर्स क्लब के समीप नामदा बस्ती में अंधाधुंध फायरिंग के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। केबीसी क्लब है, इसी में फायरिंग घटना घटी है। इसमें रोहित कुमार पाठक को हल्का सा जख्म पहुंचा है माथा कान के ऊपर। तो क्या हजारीबाग के उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद और पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने विधि व्यवस्था को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि चिटपुट वारदातों से जिले की छवि धूमिल होती है, इसलिए यह जरूरी है कि अपराधियों पर सख्ती से नकेल कसी जाए। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लेकर
समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि एवं पशुपालन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट सहित कई योजनाओं की आज के अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ देने के लिए सरकार के साथ साथ पलामू जिला प्रशासन प्रयत्नशील है। प्रशासन की पहल से जिले में स्ट्रीट चिल्ड्रन की पहचान की जाएगी और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त शशि रंजन ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची जिले में पेट्रोल सब्सिडी योजना अंतर्गत लाभुकों के रजिस्ट्रेशन कार्य प्रगति की उपायुक्त छवि रंजन ने समीक्षा की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने लाभुकों की एंट्री की प्रखंडवार समीक्षा की और डाटा एंट्री की जानकारी लेते हुए ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया। गढ़वा शहर के मेन रोड में शाम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 3 दुकानें पूरी तरह से जल गई। इसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के 2 वाहन मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किए। बाद में दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। खूंटी जिले में सूक्ष्म टपक सिंचाई योजना अंतर्गत 35 महिला किसानों के 2 दिवसीय क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को टपक सिंचाई के तकनीकी पहलुओं की जानकारियां दी गई। महिला किसानों ने गुटजोरा स्थित समेकित आजीविका कृषि प्रणाली का भी भ्रमण किया एवं जानकारियां प्राप्त की। पश्चिमी सिंहभूम के झिंकपानी प्रखंड की रजनी गोप ने जोहार परियोजना से जुड़कर पशु सखी का प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज रजनी अपने आसपास के गांव में पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर 6 से 7 हजार रुपए की आमदनी कर रही हैं। परियोजना के तहत पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देवघर के जसीडीह स्टेशन पर आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने गंगासागर एक्सप्रेस ट्रेन से शराब ले जा रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक के पास से 6 बोरा देशी शराब जब्त किया गया है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। चाईबासा नगर परिषद बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष डोमा मिंज की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से मधु बाजार वेंडिंग जोन बनाने का भी फैसला लिया गया। नगर परिषद ने जलापूर्ति के लिए बिछाई गई पाइपलाइन से पेयजल का उपयोग करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं से भी पेयजल शुल्क वसूलने का फैसला लिया है। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में शनिवार को भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। भारत ने कल खेले गए सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से हरा दिया। करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 290 रन बनाए। भारत की ओर से कप्तान यश धुल ने 110 रन बनाए। वहीं उपकप्तान शेख रशीद ने 94 रन की पारी खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 41 ओवर 5 गेंदों में 194 रन पर सिमट गई। टीम की ओर से लासलन शॉ ने 51 रन की पारी खेली। भारतीय कप्तान यश धूल को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फाइनल मुकाबले में भारत का सामना 5 फरवरी को इंग्लैंड से होगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। आर्द्र भूमि वेटलैंड्स प्रकृति के वो भूभाग हैं जो ज्यादातर समय पर स्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से जल से संतृप्त रहते हैं या जल में डूबे रहते हैं। ये कई प्रकार के प्राकृतिक चक्रों को अपना सपोर्ट प्रदान करते हैं और जलीय जैव विविधता को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। आर्द्र भूमों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1971 में रामसर कन्वेंशन का गठन किया गया, जिनमें से 2 राजस्थान में हैं, सांबर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सांबर झील के पास। सांबर झील अपनी जैव विविधता के लिए पूरे विश्व में फेमस है। सांबर झील जयपुर से 80 किलोमीटर दूर स्थित है और लगभग 230 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 4 मौसमी नदियाँ रूपनगढ़, मेधा, खारी, खंडेला इसमें आकर मिलती हैं। राजस्थान में स्थित यह झील जयपुर, नागौर और अजमेर
3 जिलों की सीमाओं को छूती है। सर्दियों में यहाँ 40 से भी ज्यादा प्रजातियों के प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में फ्लेमिंगोज, नॉर्दर्न शॉलिवर, कैंटीज फ्लोवर, रिवरटर्न, लिटिल रिंग्ड फ्लोवर, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट शामिल हैं। सांभर अपने आप में हिंदुस्तान में एक अजीब खूबसूरत जगह है जो दुनिया भर से यहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं। लोगों को पता नहीं था कि ये जगह सांभर नमक बनाने के लिए तो मशहूर है ही, परंतु जो यहाँ पे जो बर्ड्स का कलेक्शन होता है वो एक अजीब चीज़ है। इस वेटलैंड में, इस वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन में बहुत पहले हिंदुस्तान में सिर्फ 5 ऐसी जगह थी जो कि इतनी खूबसूरत और इसकी इम्पोर्टेंस थी। उनमें से 2 तो सिर्फ राजस्थान में थी, एक भारतपुर बर्ड सेंचुरी और एक ये साल्ट लेक सेंचुरी। तो यहाँ पर जो फ्लेमिंगोज आते हैं, यहाँ पे काफ़ी पिंक बर्ड्स आती हैं कई तरह की, और छोटी बर्ड्स भी आती हैं। और इसका अजीब नज़ारा है, 3 लाख 3.5 लाख के करीब यहाँ पे बर्ड्स इकट्ठी हो जाती हैं। और अभी सर्दी के अंदर यहाँ पर ही इनकी नेस्टिंग भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। और ये हिंदुस्तान के लिए और राजस्थान के लिए तो बड़ी फ़ख्र की बात है कि इतना खूबसूरत वेटलैंड, इतनी खूबसूरत स्थान यहाँ पर है। जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण सांभर झील को मार्च 1990 में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए बनी रामसर साइट सूची में शामिल किया गया। बढ़ते शहरीकरण, अनियंत्रित निर्माण कार्यों एवं प्रदूषण ने हमारी इन आर्द्र भूमियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। सरकारी प्रयासों के साथ साथ दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। केंद्र ने शैक्षणिक संस्थान फिर से खोलने को लेकर जारी किए संशोधित दिशा निर्देश। झारखंड के 17 जिलों में कल से खुलेंगे पहली से लेकर 12वीं कक्षा के स्कूल। कोरोना संक्रमण के मामले में निरंतर हो रही गिरावट। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में 601 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। 1189 लोग हुए स्वस्थ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में 12% से अधिक की वृद्धि पर जताया आभार। कहा, भारत के आर्थिक विकास के लिए पेश किया गया है एक खाका। और मौसम में आज से फिर दिखेगा बदलाव। संथाल परगना के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका। कहीं कहीं हो सकती है ओलावृष्टि। स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कोरोना की मार लगातार हम सभी झेल रहे हैं। कोरोना के बारे में बहुत सारी बातों को हमने जान लिया है, लेकिन बहुत सारी बातों को अभी जानना बाकी भी है। आप देखते होंगे कि कहीं भी कोई ग्रुप में कोई बैठा हुआ है तो तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कोरोना को लेकर। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आज के कार्यक्रम से हम ये कोशिश करेंगे आपको बताने की कि वैज्ञानिक तरीके से
साइंटिफिकली कोरोना के बारे में साइंस क्या कहता है, विशेषज्ञ क्या कहते हैं, हम आज इन सारी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इस कोरोना काल में जो ट्रॉमा सेंटर है उसकी क्या भूमिका रही, क्या उपयोगिता है और आने वाले दिनों में हमारा ट्रॉमा सेंटर किस तरह से तैयार है। ये सारी बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको